अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर HIV, एड्स एंड मैकेनिज्म ऑफ HIV रिप्लिकेशन के सिलसिले में है। एड्स एड्स के ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी और एस से सिंड्रोम मुराद है। यहाँ पर एक्वायर्ड से मुराद वो बीमारी है जो जिंदगी के दौरान किसी वक्त भी इंसान को लग जाती है। ये जीनियाती बीमारी नहीं होती है, बल्कि जिंदगी के दौरान किसी वक्त जब इसको लग जाए तो इसको एक्वायर्ड का नाम दिया जाता है। तो एड्स चूँकि बीमारी है तो ये एड्स भी ऐसी बीमारी है जो कि एक्वायर्ड है, वो किसी वक्त भी, ये जीनियाती नहीं है, ये किसी वक्त भी ज़िंदगी के दौरान किसी भी इंसान को ये बीमारी लग सकती है। इम्यूनो मुदाफ़ियत और डिफिशियंसी कमी और सिंड्रोम इलामात और बीमारियों का मजमूए का नाम है। तो एड्स जो है, ये एड असल में वो बीमारी है जब इंसान का जो मुदाफ़ियती निज़ाम जो होता है, डिफेंस जो सिस्टम उसका होता है, जो इम्यूनो सिस्टम जिसको हम कहते हैं, अगर वो इतना कमज़ोर हो जाए कि बाकी बीमारियां के जो जरासीम होते हैं वो आसानी के साथ इस पर क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, तो फिर जिस्म की इस हालत को या इस वक्त जिस्म की जो फिर बीमारी है या जो इतना कमज़ोर इम्यूनो सिस्टम जब इंसान का बन जाता है तो फिर इसको वो एड्स का नाम देते हैं। इंसानी तारीख में एड्स जो है ये सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारियों में से एक बीमारी है। और आज से तकरीबन 20 साल पहले अमेरिका के जो सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के शहरों में इस बीमारी के आसार ज़ाहिर हुए। तकरीबन आज तक 42 मिलियन लोग जो हैं इस बीमारी से मर चुके हैं और हर साल तकरीबन 3 मिलियन लोग जो होते हैं वो इस बीमारी से हलाक होते हैं। HIV, एच से मुराद ह्यूमन है, आई से इम्यूनो डिफिशियंसी है और वी से मुराद वायरस है। यानी HIV से मुराद वो वायरस है जो इंसान का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कमज़ोर करता है, इसमें कमज़ोरी लाता है, उसको वो कमज़ोर बना देता है। इंसान के इर्द गिर्द हवा में, मायात में, यानी इंसान के गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं या जितनी भी जगह हैं, वो हवा है या ठोस है या लिक्विड है, इन सब में लातादाद मिकदार में मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम मौजूद होते हैं। यानी इंसान हर वक्त जो होता है बेशुमार किस्म की बीमारियों के जरासीम के अंदर क्या होता है, घेरा हुआ होता है। और इन बीमारियों के ये जो जरासीम होते हैं ये हर वक्त क्या करते हैं, इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों में वो मुब्तला करना चाहते हैं। जिधर भी इसको मौका मिला, और ये हमारे नाक के ज़रिए भी अंदर जाते हैं, हमारे मुंह के ज़रिए भी अंदर जाते हैं। इस तरह अगर इंसान के जिस्म पर कहीं पर जिल्द में थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो ये फ़ौरन इस सुराख के अंदर घुसना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं और फिर इंसान में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इन जरासीम की तोड़ के लिए भी इंसानी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसको इम्यूनो सिस्टम कहते हैं। वो इन जरासीम का, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की इन जरासीम का वो मुकाबला करते हैं और इसको मारते हैं।
इंसान का ये जो इम्यून सिस्टम है, ये इंसान के ब्लड में जो वाइट सेल हैं, इन वाइट सेल जो होते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के वाइट सेल हैं, और ये इन वाइट सेल के पर ये सिस्टम क्या होता है, मुश्तमिल होता है। अब ये वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, और इनमें से ये एक किस्म के जो सेल का ग्रुप है, या एक किस्म के सेल जो हैं, जिसको वो सेल डिफेंस सेल कहलाते हैं, और इसके अलावा बाकी जो वाइट सेल होते हैं वो इसके हेल्पर कहलाते हैं। तो जो डिफेंस इंसानी बॉडी के अंदर जो डिफेंस सेल होता है, इसको CD4 प्लस टी लाइम्फोसाइट या टी सेल का नाम इसको दिया जाता है। ये इम्यूनी सिस्टम में जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, इन सेल में से ये इसका डिफेंस सेल कहलाता है, ये इसका लीडर होता है, इसका जर्नल होता है, ये इसकी कमान करता है। और बाकी जो सेल होते हैं इसको हेल्पर सेल कहते हैं। हेल्पर सेल में बी सेल हैं, इसके बाद CD8 किलर टी सेल हैं, और मैक्रोफेजिस, ये 3 किस्म के सेल यहाँ पर मैंने दिए हैं इनके नाम, ये इसके हेल्पर सेल कहलाते हैं। तो ये जैसा ही कोई किसी बीमारी का जरासीम जो होता है इंसानी बॉडी के अंदर दाखिल होता है, तो ये डिफेंस सेल इसको मालूम कर लेता है, इसके लिए एक खास सिस्टम है सिग्नल के ज़रिए, और फिर वो इस हेल्पर सेल को क्या करते हैं, आर्डर देते हैं, और फिर हेल्पर सेल जो होते हैं वो इसको इन जरासीमों को मार देते हैं। तो ये चूंकि ये जो डिफेंस सेल होता है, ये एक मैंने आपसे कहा कि ये कमांडर की तरह होता है, एक जर्नेल की तरह होता है, और जब तक जर्नेल या कमांडर मौजूद होता है तो इसके हेल्पर जो होते हैं वो भी सही तरीके से काम करते हैं। HIV वायरस जो है, ये वायरस इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि बाकी बीमारियों के जरासीम जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेल हैं, इस सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इस पर वो हमला करते हैं अक्सर। लेकिन ये जो HIV वायरस है ये ख़तरनाक है, और ये इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि वो जो इम्यूनिटी सिस्टम का जो डिफेंस सेल होता है CD4, वो इस सेल को क्या करते हैं, टारगेट बनाते हैं, और वो इस डिफेंस सेल को क्या करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब एक फ़ौज का जर्नेल मारा जाए, इसका कमांडर मारा जाए, तो बाकी जो फ़ौज होती है वो भी तितर बितर हो जाती है, यानी वो सारी फ़ौज कमज़ोर हो जाती है। तो HIV जो होता है ये इस डिफेंस सेल पर क्या होता है, हमलावर होता है, और यहाँ पर आकर इस सेल को क्या करता है, इसको ख़त्म करता है, इसको कमज़ोर करता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है, तबाह करता है। तो HIV यहाँ पर ये HIV एक जो CD4 टी लाइम्फोसाइट या डिफेंस सेल जो होता है, एक HIV वायरस एक डिफेंस सेल को वो किस तरह तबाह करता है, किस तरह इसको कमज़ोर करता है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले इस ये प्रोसेस पढ़ने से पहले हम ये जो HIV वायरस है और ये जो डिफेंस सेल है, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा हम वो डिस्कशन करते हैं। तो ये यहाँ पर इस शक्ल में एक HIV वायरस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और ये डिफेंस सेल का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो HIV वायरस जो होता है, इसके इर्द गिर्द एक लिपिड इन्वेलप होता है। ये काले रंग से जो मैंने ये हिस्सा बनाया है इसका लिपिड इन्वेलप कहलाता है। और इसके बाद यहाँ पर इसके बाहर एक किस्म के प्रोटीन लगे होते हैं। इन प्रोटीन का ये बाहर वाला चौड़ा हिस्सा है, फिर ये हिस्सा है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको ग्लाइकोप्रोटीन या GP120 का नाम दिया जाता है, और इसके नीचे वाला हिस्सा है यहाँ तक, इसको GP41 का नाम दिया जाता है प्रोटीन के इस हिस्से को। इसके अलावा कुछ और किस्म के प्रोटीन यहाँ पर लगे, ये सुर्ख रंग के, इसको MHC प्रोटीन का नाम दिया जाता है। इसके बाद जो लिपिड एनवेलप जो होता है,
इसके अंदर एक और प्रोटीन की एक तय होती है और इनको मैट्रिक्स प्रोटीन P17 का नाम दिया जाता है। इसके बाद इसके अंदर फिर कुछ और इंजाइम होते हैं। इसको ये इंजाइम है, इसको प्रोटीज का नाम दिया जाता है। और इसके बाद जो वायरस का अंदर वाला जो जिस तरह एक न्यूक्लियस के गिर्द भी एक एनवेलप होता है, न्यूक्लियस एनवेलप, यहाँ पर न्यूक्लियस तो नहीं होता, न्यूक्लियस एनवेलप की जगह यहाँ पर क्या है, ये प्रोटीन की एक तय है, ये नीले रंग की दिखाई गई है और इसको कैप्सिड प्रोटीन P24 का नाम दिया गया है। और इसके बाद इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो 2 RNA पर मुश्तमिल होता है, 2 RNA पर वो मुश्तमिल है और हर RNA के सिरे पर एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और भी मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन हम इन एंजाइम का जिक्र नहीं कर सकते। तो ये इसका क्या है, मुख्तसरन एक इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो डिफेंस सेल है या CD4+ सेल जिसको हम कहते हैं, ये भी इसके इर्द गिर्द इस तरह एक एनवेलप होता है लिपिड का और इस एनवेलप के बाहर यहाँ पर 2 किस्म के हमने प्रोटीन, ये सब्ज रंग की प्रोटीन है और एक नीले रंग की प्रोटीन है। तो ये सब्ज रंग की जो प्रोटीन है, ग्रीन रंग की जो प्रोटीन है, ये सब्ज रंग के, ये ग्रीन रंग के, इसको CD4 T सेल रिसेप्टर कहते हैं, ये रिसेप्टर कहलाते हैं। और ये जो नीले रंग के हैं, इसको नाम दिया जाता है CCR5 को रिसेप्टर, यानी ये रिसेप्टर हैं और इसको को रिसेप्टर का नाम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियर एनवेलप होता है और इसके अंदर फिर क्या होते हैं, DNA होते हैं। तो ये 2 इसके यहाँ पर क्या है, DNA यानी क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। तो ये इस तरह मुख्तसरन ये डिफेंस सेल का स्ट्रक्चर है और ये क्या है, इस वायरस का स्ट्रक्चर है। अब ये वायरस HIV वायरस इस डिफेंस सेल को किस तरह वो डिस्ट्रॉय करता है, ये इसको कमज़ोर करता है, ये इसको ख़त्म करता है। और ये जो HIV वायरस होता है ये अपनी रिप्लिकेशन किस तरह करता है, तो दोनों काम बैक होते हैं। एक तो इसकी रिप्लिकेशन भी होती है, वहां पर हमने लिखा है मैकेनिज्म ऑफ HIV रिप्लिकेशन, ये इसका रिप्लिकेशन भी है और ये इसका डिप्लेशन भी है, इसका डिस्ट्रक्शन भी है कि एक डिफेंस सेल वायरस सेल किस तरह इसको तबाह करता है, इसको ख़त्म करता है, इसको कमज़ोर करता है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ HIV रिप्लिकेशन भी है और मैंने कहा कि ये मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ जो डिफेंस सेल है वो भी है, दोनों इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले देख लें कि ये HIV वायरस है, ये इसके इर्द गिर्द GP120 जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ये इसके इर्द गिर्द प्रोटीन है, यहाँ पर इसके गिर्द रिसेप्टर और को रिसेप्टर प्रोटीन है। तो ये वायरस का जो ये प्रोटीन होता है, ये वाला GP120 ग्लाइकोप्रोटीन, ये इस डिफेंस सेल के या CD4+ सेल के ये इसका जो रिसेप्टर होता है इसके साथ वो बाइंड हो जाता है। और जब ये इसका रिसेप्टर सेल जो रिसेप्टर प्रोटीन और इसका GP120 प्रोटीन ये आपस में जुड़ जाते हैं, इस आपस में बाइंड हो जाते हैं, ये बाइंड हो जाते हैं। और इसके अलावा ये जो CCR5 को रिसेप्टर होता है नीले रंग का, ये इस बांड को मजबूत करने में मदद देते हैं। वो बांध जाते हैं, वो बांड बना लेते हैं और वो इसको मजबूत करते हैं। और इसलिए इसको पहला स्टेज जो है इसको बाइंडिंग का नाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर GP120 और यहाँ पर इसका जो को रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं ये बाइंड हो जाते हैं और दूसरा को रिसेप्टर इसको जुड़ने में, मजबूत करने में, बांड को मजबूत करने में मदद देते, इसको बाइंडिंग कहते हैं। अब दूसरा, इस प्रोसेस का दूसरा जो स्टेज है, इसमें एक खास एंजाइम होता है, वायरस के अंदर एक खास एंजाइम है और वो एंजाइम जो होता है वो वायरस का जो लिपिड
होता है, जो बाहर वाला लिपिड एनवेलप होता है, और डिफेंस सेल का जो लिपिड होता है, इन दोनों को पाड़ देते हैं, और पाड़ने से यहाँ पर इसकी अंदर की जानिब फ्यूजन हो जाती है। फ्यूजन का मतलब है कि इसके अंदर जो आरएनए थे, वो दोनों आरएनए जो होते हैं वो डिफेंस सेल के अंदर आ जाते हैं। तो इसकी फ्यूजन हो जाती है, और इस फ्यूजन के नतीजे में ये दोनों आरएनए जो होते हैं ये डिफेंस सेल के अंदर आ जाते हैं, और इसी वजह से इस स्टेज को फ्यूजन का नाम दिया जाता है। यहाँ पर फ्यूजन हो जाती है, जो HIV वायरस अंदर की जानिब इसकी फ्यूजन हो जाती है, और इसके आरएनए जो होते हैं, अब इसको वायरस आरएनए, ये आरएनए जो हैं दोनों, ये क्या है, ये वायरस आरएनए कहलाते हैं। अब इसके बाद फिर इसी प्रोसेस में तीसरा स्टेप जो है, इसमें ये जो दोनों आरएनए होते हैं, एक यहाँ पर एंजाइम होता है, वो एंजाइम इन दोनों आरएनए को डीएनए में तब्दील कर देते हैं, और इसी वजह से इसको वायरस डीएनए का नाम, VDNA वायरस डीएनए का मैंने यहाँ पर नाम दिया है। ये आरएनए डीएनए में एक खास एंजाइम है, वो एंजाइम इसको डीएनए में, ये वायरस के आरएनए को डीएनए में तब्दील कर देते हैं, और इसी वजह से इस स्टेप का नाम जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसका नाम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम, यानी आरएनए जब डीएनए में तब्दील हो जाते हैं तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया जाता है। इसके बाद चौथा स्टेज है। चौथा स्टेज, जब यहाँ पर डीएनए बन जाते हैं तो ये दोनों डीएनए जो होते हैं, वहां पर हमने पढ़ा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है यहाँ पर, इसके सिरे पर जो वहां पर मैंने दिखाए हैं कि ये दोनों यहाँ पर एंजाइम है। ये एंजाइम, इन एंजाइम की मदद से ये जो यहाँ पर वायरस के जो डीएनए, जो अब इसके आरएनए से डीएनए बने हैं, ये डीएनए इन डिफेंस सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं, इसके अंदर दाखिल होकर इसके साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, और यानी दोनों जो डीएनए होते हैं आपस में मिल जाते हैं, आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं, और इसी वजह से इसको यहाँ पर जो कहते हैं इंटीग्रेशन, इसको नाम दिया गया है। ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर आ गए और इसके अंदर ये इंटीग्रेट हो गए, तो इसको यहाँ पर एक एंजाइम होता है, इंटीग्रेज एंजाइम इसको कहते हैं। इंटीग्रेज एंजाइम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, और ये जो वायरस का डीएनए होते हैं, ये डिफेंस सेल जो होता है CD+4, इसका वो हिस्सा बन जाते हैं, और ऐसा बनने के बाद जो होता है वो यहाँ पर जो वायरस का जो डीएनए होता है वो गालिब आ जाता है, वो इसमें अपना असर पैदा कर देता है, और वो जो डीएनए वायरस का जो डीएनए होता है, इसके अंदर जो जीन्स की सीक्वेंस होती है, या जो न्यूक्लियोटाइड की या जीन्स की जो सीक्वेंस होती है, वो अपना सीक्वेंस जो होता है, ये डिफेंस सेल के जो क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स का सीक्वेंस होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, वो अपना सीक्वेंस इसकी तरह बना लेता है। तो गोया ये जो डिफेंस सेल होता है, ये डिफेंस सेल वो इसी तरह महसूस करते हैं कि ये डीएनए जो है ये मेरा क्या है, डीएनए है, ये मेरे वाले डीएनए है। अब ये जो डिफेंस सेल है वो इन डीएनए की रिप्लिकेशन करता है, और जब इसकी रिप्लिकेशन करता है तो इन रिप्लिकेशन के नतीजे में जो आरएनए बनते हैं, वो आरएनए, ये डिफेंस सेल तो ये समझता है कि मैं अपने डीएनए से आरएनए बना रहा हूँ, अपने आरएनए, लेकिन असल में ये जो वायरस होता है HIV वायरस, इसके आरएनए बन रहे होते हैं। तो ये असल में जो वायरस के आरएनए क्या हो जाते हैं, यहाँ पर इसकी रिप्लिकेशन हो जाती है, वो इसकी कॉपीज बन जाती है, और ये कॉपीज फिर न्यूक्लियस से क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पर बाहर आकर ये आरएनए फिर प्रोटीन बनाना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो आरएनए होते हैं, ये असल में डिफेंस सेल के आरएनए नहीं होते, बल्कि ये जो वायरस का डीएनए इसके अंदर दाखिल हो गया था, इसके डीएनए के पार्ट से वो क्या बनते हैं, वो आरएनए बनते हैं। तो ये डीएनए आरएनए जो होते हैं, ये HIV वायरस के आरएनए यहाँ पर बनते हैं, और सेल ये समझ रहा होता है कि मैं अपने क्या कर रहा हूँ, आरएनए बना रहा हूँ, लेकिन असल में ये वायरस के, तो यहाँ पर बहुत से क्या बन जाते हैं, आरएनए बन जाते हैं, और ये आरएनए क्या बना लेते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं यहाँ पर।
تو اس स्टेज का नाम है रिप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर डीएनए की क्या होती है, रिप्लिकेशन होती है, और इस रिप्लिकेशन के नतीजे में जो आरएनए बनती है वो असल में वायरस के जो एचआईवी के आरएनए वो बनते हैं। इसके बाद ये जो बहुत से आरएनए और ये बन जाते हैं, तो ये इसको ये यहाँ पर लिपिड इन्वेलप की तरफ यहाँ पर फिर आ जाते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, जो आरएनए होते हैं और जो प्रोटीन होते हैं ये आपस में इकट्ठा होना क्या हो जाते हैं, इसको असेंबल होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको असेंबली कहते हैं, इस स्टेप को असेंबली कहते हैं। ये दोबारा ग्रुप बनाना क्या करते हैं, यानी दो आरएनए और इसके साथ प्रोटीन आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, और ये जब ग्रुप बन जाता है वो असेंबल होते रहते हैं, और असेंबल जब बन जाते हैं बहुत से इसके ग्रुप बन जाते हैं, दो आरएनए और इसके साथ प्रोटीन आपस में मिलकर अलग अलग क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो फिर ये जो ग्रुप होते हैं इसके फिर ये बडिंग की शक्ल में क्या हो जाते हैं, बडिंग की शक्ल में ये फिर यहाँ पर जो डिफेंस सेल से क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं, और हर बड जो होता है ये दरअसल में एक छोटा सा एचआईवी वायरस होता है। तो ये छोटे छोटे बड निकलते हैं, हर बड में 2 आरएनए होते हैं और इसमें प्रोटीन होते हैं, और इसके अलावा जो दूसरा जो इसके अंदर प्रोटीन है मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम वगैरह, वो सारे क्या होते हैं बड की शक्ल में यहाँ पर तो बडिंग शुरू हो जाती है, बड निकलते हैं, और हर बड जो होते हैं छोटा सा क्या होता है नन्हा सा वायरस एचआईवी वायरस होता है। फिर इन बडिंग की मैच्योरेशन होती है, ये इसके मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, और इसको मैच्योरेशन बडिंग एंड मैच्योरेशन का माइनस इस स्टेज को कहते हैं। तो ये बहुत से क्या बन जाते हैं बड बन जाते हैं, और हर बड फिर क्या होता है एक एचआईवी वायरस में क्या होता है तब्दील हो जाता है। तो इस तरह देखिए एक ये अमल जो होता है सारा अमल यहाँ पर बाइंडिंग से लेकर बडिंग और बडिंग से मैच्योरेशन तक ये 1 से 2 मिनट में ये तकमील को पहुंचता है ये प्रोसेस, और एक प्रोसेस के दौरान हजारों जो होते हैं ये एचआईवी वायरस इसकी कापियां बन जाती हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 तक क्या होती है ये कापियां बन जाती हैं। इस तरह यह सेल जो होता है या तो इंतहाई कमजोर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जब रिप्लिकेशन होती है तो रिप्लिकेशन के दौरान इसके अपने आरएनए बनते हैं ना इसके अपने प्रोटीन बनते हैं। जब ना इसके आरएनए बने ना इसकी प्रोटीन बने तो फिर क्या होता है ये सेल क्या होते हैं ये अपने जो डिफेंस सेल होते हैं इसकी तादाद में इजाफा नहीं होता, और जो होते हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं या बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। तो ये इसके डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, वो डिप्रेशन हो जाती है, वो नकारा हो जाते हैं वो अपनी नस्ल। और यहाँ पर क्या होती है वायरस जो होता है एचआईवी वायरस इसकी रिप्लिकेशन होकर यानी तकरीबन 10,000 तक ये इसकी क्या बन जाती है इसकी कापियां बन जाती हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि देखिए यहाँ पर ये जो डिफेंस सेल होता है इसके इर्द गिर्द जो रिसेप्टर सेल होते हैं प्रोटीन के या को रिसेप्टर होते हैं ये हजारों की तादाद में होते हैं। तो जब ये हजारों की तादाद में होते हैं तो फिर क्या हर जो रिसेप्टर सेल होता है इसके साथ एक जो वायरस आकर बैंड होता है या बस सिर्फ एक ही वायरस बैंड होता है? तो यहाँ पर एक से ज्यादा वायरस भी बैंड हो सकते हैं, लेकिन असल में जब एक मरतबा एक वायरस इसको बाइंडिंग बना लेता है तो फिर ये दूसरे जो प्रोटीन होते हैं बाहर वाले वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बाकी तकरीबन यहाँ पर इसके वायरस जो होते हैं वो बाइंडिंग नहीं बनाते। सर ये एक वायरस और इस एक के नतीजे में क्या होते हैं तकरीबन 10,000 तक यानी सैकड़ों से लेकर 10,000 तक वो क्या करते हैं वो कापियां बना लेते हैं। तो इस तरह वायरस की जो एचआईवी वायरस जो होती है वो इसकी तादाद में भी इजाफा होता रहता है, और साथ साथ जो डिफेंस सेल होते हैं जो इम्यून सिस्टम का जो कमांडर होते हैं जो जनरल होते हैं वो भी तबाह होते रहते हैं, वो भी कमज़ोर होते रहते हैं। और जब वो कमज़ोर हो जाए और ये इतने कमज़ोर हो जाएं कि क्या हो जाए इसमें बाहर से जो जरासीम आते हैं वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर इस हालत को मैंने कहा कि इसको फिर एड का नाम दिया जाता है। और ये एड जो होते हैं एड अगर इसमें ये जो डिफेंस सेल है अगर किसी जिस्म के अंदर डिफेंस सेल की तादाद 500 से 1600 माइक्रो लीटर हो
500 से 1600 माइक्रोलीटर तक लीटर फी माइक्रोलीटर में इसकी तादाद 500 से 1600 तक हो तो फिर ये जिस्म नॉर्मल जिस्म होता है, इसमें डिफिशियंसी नहीं होती, इसका इम्यून सिस्टम ताकतवर होता है, मजबूत होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ये डिफेंस सेल जो होते हैं या CD4 इसकी तादाद 500 से कम हो जाए और ख़ास तौर पर या 200 से अगर ये कम हो जाए तो फिर इसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इंतहाई कमज़ोर होता है और इस हालत को फिर एड का नाम दिया जाता है, क्योंकि जहाँ पर जब डिफेंस सेल इसकी तादाद 200 यानी पर माइक्रोलीटर में 200 से भी इसकी तादाद क्या हो जाए कम हो जाए तो फिर ये दूसरे जरासीम जो होते हैं इनका मुकाबला नहीं कर सकते और फिर इसी तरह एड की बीमारी इसको हम कहते हैं जिसम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का आमाजगाह वो बन जाता है और इस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह आने की वजह से इंसान की फिर डेथ वाक़या हो जाती है। तो इस बीमारी के जो अर्ली सिम्टम्स जो हैं इसके इलामात क्या हैं कि इसकी क्या इलामतें हैं कि इसकी इलामात में से फीवर है, बुखार है, सोर थ्रोट है, इसके बाद बॉडी या जॉइंट पेन है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स हैं, नाइट स्वीट है, रात को बहुत ज़्यादा पसीना जब आता है, इसके अलावा फटीग है, थकावट है, स्किन रैश है, जिल्द की जो बीमारियां हैं, खारिश वगैरह, इसके अलावा अनइंटेंशनल वेट लॉस है, यानी अचानक अगर जिस्म का वज़न क्या हो जाए कमज़ोर वो कम होना शुरू हो जाए, इसके अलावा डायरिया है, इसके फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बॉडी में हर जगह क्या होती है मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन पैदा होते रहते हैं। अगर ये इस किस्म की इलामतें हों तो फिर ये क्या है ये एड्स की इलामतें हो सकती हैं। इसके बाद इस बीमारी की तशख़ीस किस तरह की जा सकती है, जिसको डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, एक ख़ास किस्म के डायग्नोस्टिक टेस्ट इसको कहते हैं और ये एक टेस्ट नहीं है बल्कि ये तकरीबन मुख्तलिफ 4 किस्म के टेस्ट हैं और इन टेस्टों की मदद से वो एड की बीमारी की वो तशख़ीस करते हैं, इसको वो डायग्नोस करते हैं। इसमें से जो पहला टेस्ट है इसको एंटीबॉडी टेस्ट मुख्तसरन मैंने लिखा है, एंटीबॉडी टेस्ट है, दूसरा एंटीजीन टेस्ट इसको कहते हैं, तीसरा NAT/PCR टेस्ट है और चौथा CD4 काउंट या वायरल लोड टेस्ट भी इसको कहते हैं। तो ये 4 किस्म के जो टेस्ट हैं इन टेस्ट की मदद से इन एड की बीमारी जो है इसकी नौइयत मालूम की जाती है और इसके मुख्तलिफ स्टेज का पता लगाया जाता है। बास की मदद से ये कि एड्स है या नहीं, अगर एड है तो इसके कौन से स्टेज में है और जो दवाई हम इसको दे रहे हैं क्या ये दवाई इस पर असर करता है या नहीं करता, तो ये सारे टेस्ट इसलिए फिर कराए जाते हैं। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट से पहले हम इसकी जो ट्रांसमिशन है, इसका जो फैलाव है, क्योंकि ये STD ये जिनसी ताल्लुकात की वजह से ये बीमारी फैलती है जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में इसका शुमार होता है। तो इसका जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, वो सेक्सुअल कांटेक्ट है जिसको हम जिनसी ताल्लुकात कहते हैं। तो जिनसी ताल्लुकात की वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। इसमें विजाइनल सेक्सुअल है, इसमें एनल सेक्सुअल है, इसमें ओरल सेक्सुअल, ये तीनों सेक्सुअल सेक्स जो हैं इनकी मदद से ये एड्स की बीमारी जो होती है वो फैलती है और एक इंसान से दूसरे इंसान में ये मुंतकिल हो जाती है। इसके अलावा जो शेयरिंग नीडल एंड सरिंज है, जो हम नीडल या सरिंज इंजेक्शन लगाते वक्त जो सरिंज या नीडल इस्तेमाल करते हैं, इनकी मदद से भी अगर एक से वही इंजेक्शन या सरिंज दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो एड इसकी मदद से दूसरे शख्स में एड मुंतकिल हो सकती है। इसके अलावा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, यानी खून का जो एक अतिया जो हम देते हैं एक शख्स से खून दूसरे शख्स को जब दिया जाता है, तो इसमें अगर पहले में एड हो तो वो एड दूसरे शख्स में भी मुंतकिल हो जाता है। इसके अलावा मदर टू चाइल्ड
यानी माँ जब अपने बच्चे को वो क्या करती है, दूध पिलाती है, तो इस दूध में क्या होता है, एड्स कि वो क्या होते हैं, HIV होता है, वो भी इसकी मदद से मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा जो हजाम हजरात होते हैं, और अगर वो एक शख्स के लिए ब्लेड इस्तेमाल करे और इसके जिस्म पर ज़ख़म आ जाए, और वो ज़ख़म से जो ज़ख़म वाला जो ब्लेड होता है वो अगर दूसरे शख्स के लिए भी इस्तेमाल करें और वहाँ पर भी इन्फेक्शन पैदा कर दें, तो इस तरह के ये स्प्रे हैं या ब्लेड हैं, इसके इस्तेमाल करने से भी क्या होते हैं, ये एड्स की बीमारी दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकती है। और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी मदद से एड्स नहीं फैलती, इसमें हाथ मिलाना है, किसिंग है, यानी शेकिंग हैंड है, किसिंग है, शेयरिंग फूड यूटेंसिल हैं, यानी जो खुराक की जो बर्तन होते हैं, ये इस बर्तनों में एक दूसरे के बर्तन में खाना खाने से इसके ज़रिए एड्स की मुंतकिल नहीं होती एक जिस्म से दूसरा। शेयरिंग फूड यूटेंसिल्स जो होते हैं, बर्तन होते हैं। इसके अलावा कफिंग और स्नीजिंग, कांसने और चींकने, तो कांसने और चींकने से इससे भी एड्स की बीमारी, इसका फैलाव नहीं होता। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा बीमारियों में से इसका शुमार होता है। इसका आज तक कोई इलाज दरियाफ़त नहीं हुआ, और इस इलाज की वजह यह है कि वायरस में ये खासियत है, इस HIV वायरस में ये खासियत है कि जब वो इसके लिए डॉक्टर साहिबान कोई मेडिसिन तैयार कर लेते हैं, दवाई तैयार कर लेते हैं, और उसको तो फिर वो अपना जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, अंदर जो DNA इसका होता है, इसके अंदर जो एक क्रोमोसोम की सारी जीन्स की जो वो म्यूटेशन हो जाती है, जीन्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसकी सीक्वेंस वो चेंज कर लेते हैं, यानी वो जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज कर लेते हैं। तो जब जेनेटिक स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाता है तो वो मेडिसिन फिर इस पर असर नहीं कर सकता, और वो इन वायरस को फिर ख़त्म नहीं कर सकता। यही वजह है कि ये लाइलाज मरज़ है। एक मरतबा जब इंसान को ये बीमारी लाहक हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, अलबत्ता डॉक्टर साहिबा ने अब ऐसे दवाइयाँ क्या हैं जिसको इनहिबिटर हम कह सकते हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं जो इस एड्स की जो बीमारी है, इसकी जो रफ्तार है, इसको वो स्लो करते हैं। अगर इन बीमारियों को मुसलसल बाकायदगी के साथ इन मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए तो इससे ये बीमारी जो होती है वो कम हो जाती है और ख़त्म नहीं होती, और एक लंबे अरसे तक इंसान जो होता है वो ज़िंदगी क्या कर सकता है, ज़िंदा रह सकता है। तो ये जो बीमारी है, इसका जो ट्रीटमेंट है, इसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का नाम दिया जाता है, तो या इसको मुख्तसरन ART कहते हैं। और ये जो तरीका है इलाज का, ये एक किस्म की दवाई पर मुश्तमिल नहीं है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि एक वायरस की जब रिप्लिकेशन होती है तो वो 7 मराहिल में से इसको गुजरना पड़ता है। पहले बाइंडिंग होता है, फिर फ्यूजन है, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, फिर इंटीग्रेशन है, फिर रिप्लिकेशन है, फिर असेंबली है, फिर बडिंग, और फिर मैच्योरेशन का अमल होता है। और हर जगह ये प्रोसेस जब जारी होता है तो ये यहाँ पर एक स्टेज है, इस स्टेज में अपना एक प्रोसेस होता है, बाइंडिंग का प्रोसेस है, यहाँ पर फ्यूजन का प्रोसेस है, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसमीटर यानी DNA इसके बनते हैं, फिर ये इसकी इंटीग्रेशन होती है इसके साथ, और यहाँ पर फिर इसकी रेप्लिकेशन होती है। तो अब इसमें ये क्या है कि हर स्टेज के लिए अलग अलग जिसको इनहिबिटर हम कह सकते हैं। इनहिबिटर वो एंजाइम होते हैं जो किसी प्रोसेस को, जो किसी केमिकल जो रिएक्शन जो होता है इसको वो स्लो कर देती है। स्लो करने में वो ख़त्म तो नहीं कर सकती बल्कि उसको स्लो कर देते हैं। तो ये यहाँ पर जो मेडिसिन इस होते हैं, हर स्टेज के लिए इसने अलग अलग क्या है एक दवाई तैयार की है,
اور یہ ساری دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اور مسلسل کے ساتھ ساری زندگی ان دوائیوں کو مریض کیا کرے گا، وہ استعمال کرے گا. اور جب وہ استعمال کرے گا تو مثلا یہاں پر جو پہلے یہاں پر اس کی میڈیسن کے میں نے نام لکھے ہیں، بہت مشکل قسم کے اس کے نام ہے، چونکہ یہ کورس میں نہیں ہے اس لیے اس کی ہم زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتے. اس لیے کہ آپ مختصراً یہاں پر ایک جو انہیبیٹر ہے، یہ جو سبز رنگ سے میں نے یہاں پر لکھے، یہ سارے کیا ہیں، 8 اسٹیپ کی الگ الگ کیا ہیں میڈیسن ہے، جس کو AR مشترکہ طور پر ART ہے، اینٹری ریٹرووائل تھراپی جس کو نام دیا جاتا ہے. تو یہ جو یہاں پر جو میڈیسن ہوتا ہے وہ اس بائنڈنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو سلو کر دیتا ہے، ختم نہیں کر سکتے، اس کو سلو کر دیتا ہے. دوسری یہ جو یہاں پر جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ فیوژن کا جو پروسیس ہوتا ہے یہاں پر وہ سلو کر دیتا ہے. یہ جو یہاں پر ہوتا ہے یہ ریورسل ٹرانسکرپشن کا یہ عمل جو ہوتا ہے اس کو سلو بنا دیتا ہے. اس طرح یہ دوائی جو ہوتی ہے یہ انٹیگریشن کا عمل سلو کرتا ہے اور اس کے ریپلیکیشن کا عمل سلو ہو جاتا ہے. جب ریپلیکیشن کا عمل سلو ہو جائے، اسمبلی کا عمل سلو ہو جائے، بڈنگ کا عمل سو ہو جائے، تو جو HIV وائرس ہوتی ہے اس کی کاپیاں کیا ہوتی ہیں، بنتی ہے لیکن بہت کم مقدار میں کیا ہوتی ہیں، بنتی ہیں. اور جب بہت جتنی یہ کم مقدار میں بنتی ہے اتنے ہی وہ ڈیفینس سیل کو کم ڈیمیج کریں گے. تو کم ڈیفینس سیل اگر ڈیمیج ہوں گے تو انسان کا جو امیونٹی سسٹم ہوگا وہ اسٹرانگ ہوگا، وہ مختلف قسم کی جو دوسری بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں اس کا مقابلہ پھر وہ کر سکتے ہیں. تو جو حضرات ایڈ میں کیا ہوتے ہیں مبتلا ہیں، وہ اس کے لیے ان قسم کی یہ جو انہیبیٹرز ہیں، یہ دوائیاں ہیں، ان سب کو کھانا پڑے گی. اور ہر ایک اپنے اپنے سٹیٹ میں اپنا جو اس کا جو سٹیج ہوتا ہے وائرس کے ریپلیکیشن کا، اس سٹیج میں وہ پروسیس کو کیا کرتے ہیں، وہ سلو کرتے ہیں. اور اس طرح یہ عمل جتنا بھی سلو ہوگا اتنا ہی وہ ڈیفینس سیل کیا ہوں گے، محفوظ ہوں گے، کیونکہ وہاں پر پھر ریپلیکیشن یعنی بہت کم وائرس کیا ہوتے ہیں، اس کی کاپیاں اس کی تیار ہوتی، اس کی ریپلیکیشن اتنی ہی کم ہوتی ہے. تو ایڈ ایک علاج مرض ہے اور انسان کو چاہیے کہ یہاں پر ہم نے جو اس کی جو بتائی ہے موڈز آف ٹرانسمیشن، کہ اس کو سیکسول کنٹیکٹ سے یا جنسی تعلقات جو ہیں اس سے کیا کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، غلط کام سے انسان کو، اور مختلف قسم شکلوں میں یہ ہوتا ہے تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے. تو جب وہ اس سے بچے گا تو ایڈز کی بیماری سے بچے گا. باقی جو نیڈل ہے یا اس قسم کی جو سرنج کا استعمال ہے یا بلڈ پہلے بلڈ کی وہ ٹیسٹنگ کرنی چاہیے کیا اس میں ایڈ ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد بلڈ کیا کرنا چاہیے، اس کو دوسرے شخص کو لگانا چاہیے. اور جو مدر جو بچے ہیں وہ بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے. تو انسان اگر کوشش کرے تو ایڈ کی بیماری جو ہے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایکوائرڈ بیماری ہے، یہ جینیاتی بیماری نہیں ہے، یہ جینیاتی نہیں ہے، یہ ایکوائرڈ ہے، یعنی زندگی کے دوران ہی یہ بیماری کیا ہوتی ہے انسان کو لگتی ہے. اور انسان اگر پرہیز کرے اور خاص طور پر غلط کاموں سے اگر وہ جتنا زیادہ پرہیز کرے گا وہ اس بیماری سے کیا رہے گا، بچا رہے گا. اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو اس کے لیے جو میڈیسن ہے وہ لازمی اور مسلسل اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ لازمی اور مسلسل استعمال نہیں کرتا تو پھر ڈیفینس سیل پھر کیا ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں وہ، اور اسی طرح ایڈ کی بیماری میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم. خدا حافظ.